गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग आईओ सिस्टम को समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और टॉपिक है जिसमें सीपीयू जिसमें आईओ सिस्टम का क्या काम है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईओ सिस्टम का मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगी उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंडल करता है और कैसे जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक मेमोरी के थ्रू डेटा को, वो सब कैसे होता है उसकी हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आईओ सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, so one of the important jobs in operating system is to manage various IO devices, including the mouse, like keyboard, touchpad, disk drive, yani display adapters, USB devices with mapped screen, LED, analog to digital converter, on या off switcher, network connections, audio IO, printer, etc. These are the input output devices, right? So an IO system is required to take an application IO request. अब अगर IO सिस्टम को रिक्वायर्ड है तो क्या रिक्वायर्ड है? एप्लीकेशन IO रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आप अपने माउस को या कीबोर्ड को पोर्ट में कनेक्ट करते हो तो आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो सीपीयू को कि भाई ये हमारा डिवाइस है, इसको कनेक्ट कर दें। दैट मीन्स एक रिक्वेस्ट भेजी गई कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, राइट, एंड सेंड इट टू द फिजिकल डिवाइस, देन टेक वॉट एवर रिस्पॉन्स कम्स बैक फ्रॉम द डिवाइस एंड सेंड इट टू द एप्लीकेशन। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको एक इंटरप्ट जनरेट करेगा कि देयर इज एन इशू, प्लीज कनेक्ट प्रॉपर वे, एंड इफ इट कनेक्ट देन रेडी टू यूज। अगर आप देखें यूएसबी आप लगाते हैं, पेन ड्राइव आप लगाते हैं तो उसमें ये बोलता है ना रेडी टू यूज, इंस्टॉल होता है उसका डिवाइस ड्राइवर, रेडी होता है, एप्लीकेशन को भेजा जाता है। इफ इंटरप्ट कम्स देन सेंड इट फीडबैक लाइक प्रॉपर इनेबल या प्रॉपर पुट द डिवाइस इन पर्टिकुलर पोर्ट, राइट। सो दैट इज द आईओ सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम सबको पढ़ते हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, और हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट, आईओ सिस्टम से रिलेटेड। अब बात करेंगे आईओ डिवाइसेस को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो हम करते हैं ब्लॉक डिवाइसेस और दूसरा कैरेक्टर डिवाइसेस। क्या होता है ब्लॉक डिवाइस? अ ब्लॉक डिवाइस इज वन with which the driver communicates by sending entire blocks of data। मतलब communicate कैसे करेगा? entire block of data, डेटा को ब्लॉक्स में कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, सो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक डिवाइसेस। लाइक अगर आप बात करो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो सेक्टर्स में स्टोर करते हैं। तो अब एक सेक्टर हम कहें कि ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक डिवाइस मतलब ये जो डेटा है वो ब्लॉक के फॉर्म में है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है किसके थ्रू? ब्लॉकिंग डिवाइसेस के थ्रू, लाइक यूएसबी कैमरास, डिस्क ऑन की, एक्सेट्रा। दीज आर द ब्लॉक डिवाइसेस। थ्योरेटिकल पार्ट है तो आपको थ्योरी इसकी मिल जाएगी। थ्योरी आपको इसी क्लास के नाम से मिलेगी। थ्योरी नोट्स आपको किस नाम से मिलेंगे? सीयूईटी कंप्यूटर क्लास 27। ठीक है, सीयूईटी कंप्यूटर क्लास 27, इसके नाम से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। कैरेक्टर डिवाइसेस का मतलब अ कैरेक्टर डिवाइस इज वन विथ विच द ड्राइवर communicates by sending and receiving single character like bytes या octets। यहां पर डेटा हम बाइट्स या ऑक्टेट्स में कम्युनिकेट कराते हैं। क्लियर? लाइक अगर हम बात करें सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, साउंड्स कार्ड, इनमें ये क्या होता है? डेटा बाइट्स या ऑक्टेट्स के फॉर्म में हम
सेंड या रिसीव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर डिवाइसेस। इज दैट क्लियर? सो दो तरीके से आईओ डिवाइसेस हैं, एक है ब्लॉक डिवाइसेस और दूसरा है कैरेक्टर डिवाइसेस। क्लियर? एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो पूछ लें, वैसे तो नहीं होगा, आप एक बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है? देखिए एक चीज समझिए आप, कोई भी डिवाइस आप अटैच करेंगे, उस डिवाइस को कंट्रोल करने वाला एक डिवाइस कंट्रोलर होगा जो कम्युनिकेट करेगा सीपीयू से। ठीक है? क्योंकि अगर आप डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो डिवाइस का कम्युनिकेशन हो रहा है, और कम्युनिकेशन के वक्त ऐसा भी होगा कि कभी इंटरप्ट आ जाए, तो ये कैसे पता लगेगा? इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको करेगा डिवाइस कंट्रोलर। ठीक है? सो डिवाइस ड्राइवर, अच्छा दूसरी चीज, जितने भी हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उन सभी के लिए एक डिवाइस ड्राइवर होता है। लाइक अगर आप माउस कनेक्ट करते हैं तो माउस का डिवाइस ड्राइवर होता है, अगर आप कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं तो कीबोर्ड के लिए भी एक डिवाइस ड्राइवर है, अगर आप यूएसबी यानी पेन ड्राइव लगाते हैं अपने पोर्ट में तो उसके लिए भी एक डिवाइस ड्राइवर, यानी आप जितनी भी डिवाइस लगाते हैं आईओ की, वो सारी डिवाइसेस के लिए क्या होना चाहिए? डिवाइस ड्राइवर। अब जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें कुछ मतलब बाय डिफॉल्ट डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड होते हैं, तो आपको अलग से डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। पहले के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक अगर हम बात करें विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 या और पहले के विस्टा, इस टाइप के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें जब आप विंडो इंस्टॉल करते थे तो उसके साथ में आपको डिवाइस ड्राइवर, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे और डिवाइस ड्राइवर भी आपको उसके साथ में इंस्टॉल करना पड़ता था। विदाउट इंस्टॉलिंग एनी डिवाइस ड्राइवर यू कैन नॉट कनेक्ट द सीपीयू और कम्युनिकेट टू डेटा सेंड और रिसीव। ठीक है? सो हर एक डिवाइस के लिए एक डिवाइस ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। इसी फॉर्म में डिवाइस कंट्रोलर भी बहुत जरूरी है, हर एक डिवाइस के लिए एक अपना डिवाइस कंट्रोलर होगा। लाइक दैट डिवाइस ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स दैट कैन बी प्लग्ड इनटू एन ओएस टू हैंडल अ पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है? डिवाइस ड्राइवर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, मॉड्यूल है जो कि प्लग्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टू हैंडल अ पर्टिकुलर डिवाइस को हैंडल करने के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स हेल्प फ्रॉम डिवाइस ड्राइवर टू हैंडल ऑल आईओ डिवाइसेस। क्या बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स हेल्प फ्रॉम डिवाइस ड्राइवर्स टू हैंडल ऑल आईओ डिवाइसेस। पहली बात क्लियर? नेक्स्ट, दूसरी बात यह है कि द डिवाइस कंट्रोलर वर्क्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन अ डिवाइस एंड अ डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस कंट्रोलर एक इंटरफेस है एक डिवाइस और डिवाइस ड्राइवर के बीच में। क्या करता है? जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितने भी सिग्नल्स हमारे आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू आते हैं। तो डिवाइस कंट्रोलर कैसे वर्क करता है? लाइक एन इंटरफेस बिटवीन अ डिवाइस एंड अ डिवाइस ड्राइवर। आईओ यूनिट्स लाइक आप बोल सकते हो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, typically consist of mechanical component typically consist of mechanical component and an electronic component, where electronic component is called the device controller। मतलब typically consist of mechanical component जिसको हम बोलते हैं and an electronic component where electronic component is called device driver। मतलब मैकेनिकल कंसिस्टेंट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं डिवाइस कंट्रोलर। एनी डिवाइस connected to the computer
इज कनेक्टेड बाय अ प्लग एंड अ सॉकेट। कोई भी डिवाइस आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो तो बाय प्लग और सॉकेट के थ्रू ही आप करते हो, एंड द सॉकेट इज कनेक्टेड टू अ डिवाइस कंट्रोलर। सॉकेट किससे कनेक्ट होता है? डिवाइस कंट्रोलर से। तभी आप, जैसे आपने पोर्ट लगाया, पोर्ट में आपने जैसे ही यूएसबी पोर्ट में आपने अटैच किया अपना कीबोर्ड माउस, तो जो पोर्ट कनेक्टेड होगा वो डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू कनेक्टेड होगा, और डिवाइस कंट्रोलर जो है वो एक बस में कनेक्टेड होगा जो कि आपके मदरबोर्ड में होगा, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हो। ठीक, अभी आपको एक डायग्राम हम दिखाएंगे। ये जो डायग्राम है, अब इस डायग्राम से आप थोड़ा सा समझिए। Following is a module to connecting the CPU, memory controllers and I/O devices where the CPU and device controller are use the common bus for the communication। ये जो है इसको आप देख रहे हैं, ये क्या है? कॉमन बस। इस कॉमन बस से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए ये CPU अटैच है यहां पर मेमोरी कंट्रोलर अटैच है, मेमोरी कंट्रोलर कनेक्ट है जिसके थ्रू मेमोरी डिवाइसेस लगी हुई हैं। यहां पर वीडियो कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके थ्रू आप अगर देखें तो मॉनिटर लगा हुआ है। यहां पर कीबोर्ड कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके थ्रू आप कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें यूएसबी कंट्रोलर है जिससे यूएसबी ड्राइव्स कनेक्टेड हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये डिस्क कंट्रोलर है जिससे आप डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करके रखा है आपने। तो ये कॉमन बस है जिसके थ्रू अगर हम देखें तो सारे डिवाइस कंट्रोलर यहां पर लगे हुए हैं जो पर्टिकुलर डिवाइसेस को हैंडल करते हैं। मुझे लगता है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। एक बार डायग्राम देख लें। चलिए नेक्स्ट। अब जो आईओ डिवाइसेस हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं सिंक्रोनस आईओ डिवाइसेस और दूसरी होते हैं एसिंक्रोनस आईओ डिवाइसेस। लाइक सिंक्रोनस का मतलब क्या है? इन दिस स्कीम सीपीयू एग्जीक्यूशन वेट्स व्हाइल आईओ प्रोसीड, यानी सीपीयू एग्जीक्यूट तब होगा जब आईओ प्रोसीड हो जाएगा। एसिंक्रोनस में क्या होता है? आईओ प्रोसीड कॉन्करेंटली विद द सीपीयू एग्जीक्यूशन, मतलब जितने भी आईओ डिवाइसेस होंगी वो प्रोसीड होंगी कॉन्करेंटली जब सीपीयू एग्जीक्यूशन, यानी सीपीयू एग्जीक्यूशन के साथ ही वो आईओ प्रोसीड होंगी एसिंक्रोनस में। जबकि सिंक्रोनस में क्या होगा? पहले आईओ प्रोसीड होंगी तब तक वो वेट करेगा सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक, तो यहां पर सीपीयू एग्जीक्यूशन क्या वेट करेगा? जब तक कि आईओ प्रोसीड ना हो जाए। तो ये बेसिकली दो तरीके से होता है, एक है सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस आईओ और एसिंक्रोनस आईओ। अब कम्युनिकेशन कैसे करते हैं उसको समझेंगे। कम्युनिकेशन बिटवीन IO devices. So the CPU must have a way to pass information to and, ठीक है, द सीपीयू मस्ट हैव अ वे, सीपीयू के पास में क्या वे होना चाहिए? टू पास इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, टू एंड फ्रॉम एन आईओ डिवाइसेस, यानी उसके थ्रू या उस पे। ठीक है, टू एंड फ्रॉम मतलब वहां से आप या तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या आप उस पर इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, so there are the three approaches available to communicate with the CPU and devices। तो यहाँ पर तीन तरीके हैं। पहला तरीका है एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन आईओ, दूसरा तरीका है मेमोरी मैप्ड आईओ, एंड तीसरा आपको बता दें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसको आप लोग बोलते हैं डीएमए। ठीक है, तो कितने तरीके हैं?
कम्युनिकेशन करने के लिए आईओ डिवाइसेस से, स्पेशल इंस्ट्रक्शन आईओ, मेमोरी मैप्ड आईओ एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए, जिसको आप लोग बोलते हैं, बहुत कई बार आपने सुना है, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो पहले पढ़ेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन आईओ। स्पेशल इंस्ट्रक्शन आईओ में दिस यूजेस CPU instructions that are specifically made for controlling IO devices। ये किस लिए यूज किया जाता है? CPU instructions, this uses, ये क्या यूज करता है? CPU instruction that are specifically made for controlling IO devices. So these instructions typically allow data to be sent to an IO device or read from an IO device। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। स्पेशली इंस्ट्रक्शन आईओ, सो दिस यूजेस सीपीयू इंस्ट्रक्शन। ये क्या यूज करेगा? सीपीयू इंस्ट्रक्शन को, जो कि स्पेसिफिकली मेड किए गई हैं, बनाई गई हैं कंट्रोलिंग, यानी कि आईओ डिवाइस की कंट्रोलिंग के लिए बनाई गई हैं। वो इंस्ट्रक्शन टिपिकली क्या अलाउ करेंगी? डेटा को सेंड करना आईओ डिवाइस में और डेटा को रीड करना आईओ डिवाइसेस से। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आईओ। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड है मेमोरी मैप्ड आईओ। व्हेन यूजिंग द मेमोरी मैप्ड आईओ, जब आप यूज करेंगे मेमोरी मैप्ड आईओ को, so the same address space is shared by memory जो and IO devices। सेम एड्रेस, जब आप मेमोरी मैप IO यूज करेंगे तो सेम एड्रेस स्पेस को, सेम एड्रेस स्पेस इज शेयर्ड बाय मेमोरी, मतलब एक ही एड्रेस को मेमोरी और IO डिवाइसेस के द्वारा शेयर किया जाएगा, जिसको आप बोल देंगे सेम एड्रेस स्पेस। सो द डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली। देखिए, अगर आप ध्यान दें, सीपीयू के थ्रू आपने कमांड दिया किसको? आईओ डिवाइसेस को। किसको कमांड दिया? आईओ कमांड दिया आपने। कौन से कमांड दिए सीपीयू के द्वारा आईओ डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए? आईओ कमांड्स दिए। अब आईओ डिवाइसेस के थ्रू डेटा सेंड किया जाएगा और रिसीव किया जाएगा विदाउट यूजिंग एनी सीपीयू। ठीक है, देखो यही बात यहां पर बोली गई है कि द डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू सर्टेन मेन मेमोरी लोकेशंस so that IO device can transfer block of data। देखिए यहां से क्या किया जा रहा है? यहां से सेंड किया जा रहा है डेटा को, ठीक है, सेंड किया जा रहा है ब्लॉक ऑफ डेटा टू या फ्रॉम मेमोरी, या फिर इसके थ्रू, मेमोरी के थ्रू, ठीक है, मेमोरी विदाउट गोइंग थ्रू सीपीयू। यानी यहां से डेटा आ रहा है या यहां पर डेटा जा रहा है, लेकिन किसके थ्रू जा रहा है? आईओ डिवाइसेस के थ्रू जा रहा है, मेमोरी लोकेशंस को शेयर करते हुए। ठीक है, क्लियर? तो ये है मेमोरी मैप्ड आईओ। जब आप मेमोरी मैप करेंगे तो सेम एड्रेस स्पेस को हम शेयर करेंगे मेमोरी और आईओ डिवाइसेस को। द डिवाइसेस इज कनेक्टेडली डायरेक्टली टू सर्टेन मेन मेमोरी लोकेशन। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड, आईओ डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड किससे? मेमोरी से, जहां पर डेटा आप सेंड करेंगे और रीड करेंगे। ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू सीपीयू, मतलब बिना सीपीयू पे जाए हुए आप डेटा को रीड भी करेंगे, डेटा को सेंड भी करेंगे। ठीक, क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा एक बार। और जब आप डेटा को यूज करेंगे, जब आप मेमोरी मैप आईओ को यूज करेंगे तो ओएस क्या एलोकेट करेगा? बफर एलोकेट करेगा मेमोरी में एंड इन्फॉर्म करेगा आईओ डिवाइस टू यूज दैट बफर टू सेंड डेटा टू द सीपीयू। IO device operates asynchronously with CPU, interrupts when CPU when finished। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है
कि वाइल यूजिंग द मेमोरी मैप, जब आप मेमोरी यूज कर रहे होंगे, मेमोरी मैप आईओ यूज कर रहे होंगे, तो ओएस क्या हैंडल करेगा, ओएस क्या एलोकेट करेगा, बफर मेमोरी क्रिएट करता है। जैसे हम कभी भी कोई भी डेटा को मेमोरी, जस्ट सपोज दैट कि आपने कीबोर्ड के थ्रू कोई डेटा भेजा, ठीक है, जब आपने वो डेटा भेजा तो वो बफर में जाएगा, जिसके लिए मेमोरी एरिया कौन सा होगा, बफर मेमोरी एलोकेट करे किया जाएगा, और वो बफर में मेमोरी, बफर इन द मेमोरी जाएगा एंड इन्फॉर्म करेगा आईओ डिवाइस टू यूज दैट बफर टू सेंड डेटा टू द सीपीयू, मतलब वो सीपीयू तक जाएगा, ठीक है, सेंड करेगा सीपीयू को बफर मेमोरी के थ्रू। आईओ डिवाइस ऑपरेट एसिंक्रोनसली विथ सीपीयू, आईओ डिवाइस कैसे ऑपरेट करेगा, एसिंक्रोनसली, इंटरप्ट्स व्हेन सीपीयू व्हेन फिनिश्ड, ठीक है, इंटरप्ट करेगा व्हेन सीपीयू फिनिश्ड, ठीक है। So the advantage to this method is that every instruction which can access memory can be used to manipulate an IO devices. क्या एडवांटेज है इस मेथड का, हर इंस्ट्रक्शन को जो कि आप एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी के थ्रू कैन बी यूज टू मैनिपुलेट, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं आईओ डिवाइसेस को। मेमोरी मैप्ड आईओ इज यूज फॉर मोस्ट हाई स्पीड आईओ डिवाइसेस लाइक डिस्क कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, यानी कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली हाई स्पीड आईओ डिवाइसेस लाइक डिस्क में, जैसे हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं हम, है ना, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, दो तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। देखिए मॉक का कोई कुछ क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, आंसर गलत है या प्रॉपर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हो सकता है, एक आध क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इन एग्जाम टाइम अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना होगी। सीयूईटी के एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो या प्रॉपर वो आपको न दिया गया हो, दैट मीन्स कि क्वेश्चन की लाइन अधूरी है, तो उस केस में आप क्वेश्चन में ज्यादा नहीं उलझेंगे, आप अपने जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं उतने क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक, ओके। अब बात करेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसको हम बोलेंगे डीएमए। डीएमए क्या है, डीएमए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मींस सीपीयू ग्रांट्स आईओ मॉड्यूल authority to read from or write to memory without involvement। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करता है, इसका क्या मतलब है कि सीपीयू को ये ग्रांट दिया जाता है कि जितने भी आईओ मॉड्यूल, सीपीयू ग्रांट्स आईओ मॉड्यूल अथॉरिटी टू रीड फ्रॉम राइट टू मेमोरी विदाउट इन्वॉल्वमेंट, बिना उसके इन्वॉल्वमेंट के ही वो डायरेक्टली रीड करेगा मेमोरी से और मेमोरी पे रीड राइट करेगा। So DMA module itself control exchange of data. DMA module itself control exchange of data between main memory and IO devices. मतलब DMA के पास में ये self control है, itself controls, मतलब कि आप exchange करेंगे डेटा को मेन मेमोरी से IO devices पे, ठीक है, मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस के बीच में आप क्या करेंगे, डेटा को डायरेक्टली एक्सचेंज करेंगे। सो सीपीयू इज ओनली इन्वॉल्व एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ट्रांसफर, मतलब सीपीयू कहां पर इन्वॉल्व होगा, बिगिनिंग में एंड एंड ऑफ द ट्रांसफर, एंड इंटरप्टेड ओनली आफ्टर, इंटरप्ट कब करेगा, जब इंटायर ब्लॉक हैज बीन ट्रांसफर्ड, मतलब जो ब्लॉक को आप ट्रांसफर कर रहे थे तब इंटरप्ट करेगा सीपीयू। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नीड्स अ स्पेशल हार्डवेयर कॉल्ड डीएमए कंट्रोलर, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है, नीड्स अ स्पेशल हार्डवेयर जिसको हम बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर, दैट मैनेजेस द डेटा ट्रांसफर एंड आर्बिट्रेट एक्सेस टू द सिस्टम, बस, ठीक है। द कंट्रोलर्स आर द प्रोग्राम विथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंटर, जो कंट्रोलर होंगे वो प्रोग्राम्ड कैसे होंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंटर पर, जहां पर हम डेटा रीड और राइट करेंगे, और काउंटर्स का मतलब काउंटर्स टू ट्रैक द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड स्टेट, है ना, बाइट्स एंड सेटिंग which include IO and memory types, any interrupts and state of the CPU cycle like that। अभी हम आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम है, यहां पर ये हमारा डेटा बस है,
जिससे कि मेन मेमोरी और सीपीयू अटैच है। ये सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है, ये इसके लिए डेटा बस है। डेटा बस से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, डीएमए जुड़ा हुआ है। और डीएमए को कंट्रोल, डीएमए कैसे कंट्रोल करेगा, देखिए सीपीयू के थ्रू। ठीक है, ये डीएमए कनेक्टेड है सीपीयू से, डेटा बस से होते हुए, है ना। फिर डीएमए के लिए देखो ये एक कॉमन बस है, जिसके लिए, है ना, ये एक डिवाइस कंट्रोलर लग रहा है जिससे डिस्क कनेक्टेड है, एक ये डिवाइस कंट्रोलर जिससे यूएसबी ड्राइव है, और ये एक डिवाइस कंट्रोलर है जिसके थ्रू प्रिंटर जुड़ा हुआ है। यानी डीएमए जो है डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, किससे, एक बस से जुड़ा हुआ है जिसमें अलग अलग डिवाइस कंट्रोलर लगे हुए हैं जो यूएसबी ड्राइव, डिस्क ड्राइव या प्रिंटर से कनेक्टेड हैं। तो ये एक डायग्राम है डीएमए का। क्लियर, पढ़ेंगे आप, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसमें दो चीजें और रह गई हैं, पोलिंग वर्सेस इंटरप्ट्स। पोलिंग क्या है, अभी आपने एक नाम सुना होगा, एक पोलिंग और इंटरप्ट्स। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कैसे आएंगे अभी हम आपको बताएंगे। इंटरप्ट इज एन हार्डवेयर मैकेनिज्म इन विच, इंटरप्ट क्या है, एक ऐसी हार्डवेयर मैकेनिज्म है इन विच द डिवाइस नोटिसेस द सीपीयू, डिवाइस क्या नोटिस करेगा सीपीयू से, दैट इट रिक्वायर्स इट अटेंशन, ये क्या रिक्वायर्स करता है, अटेंशन रिक्वायर करेगा। एन इंटरप्ट कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम, और इंटरप्ट कैन कभी भी किसी भी वक्त ये प्लेस कर सकता है। सो व्हेन सीपीयू गेट्स एन इंटरप्ट सिग्नल थ्रू द इंडिकेशन इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, यानी कि सीपीयू, जब सीपीयू को क्या मिलेगा, इंटरप्ट सिग्नल मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा, इंडिकेशन किसके थ्रू मिलेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन के थ्रू मिलेगा। तो सीपीयू स्टॉप द करंट प्रोसेस एंड, यानी कि जब हमें इंटरप्ट मिलेगा तो सीपीयू जो करंट प्रोसेस चल रही होगी उसको क्या करेगा, रोक देगा, एंड रिस्पॉन्ड टू द इंटरप्ट बाय पासिंग द कंट्रोल टू इंटरप्ट हैंडलर विच सर्विस ड्राइव डिवाइस। ठीक है, क्लियर। इंटरप्ट क्या है, एक हार्डवेयर मैकेनिज्म है। कोई भी इंटरप्ट होगा सर्विस के दौरान, प्रोसेस के दौरान, तो वो करंट प्रोसेस को वहां पर स्टॉप करेगा और इंटरप्ट हैंडलर को ये रिस्पॉन्ड करेगा कि विच टाइप ऑफ द इंटरप्ट, इसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करेंगे पोलिंग क्या है। इन पोलिंग इज नॉट अ हार्डवेयर मैकेनिज्म, पोलिंग क्या है, हार्डवेयर मैकेनिज्म नहीं है। इट्स अ प्रोटोकॉल इन विच सीपीयू स्ट्रिक्टली चेक्स वेदर द डिवाइस नीड्स अटेंशन, ये करंट कंटिन्यू चेक करता रहता है डिवाइस का अटेंशन के लिए। ठीक है, सो वेयर एवर डिवाइस टेल्स प्रोसेस यूनिट दैट इट डिजायर्ड हार्डवेयर प्रोसेसिंग। ठीक, the process in which the CPU constantly check the status of the device to see if the need the CPU attention is called polling, यानी कि जहां पर CPU का अटेंशन मिलता है स्टेडली, यानी कि कंकरेंटली, अगर हम बात करें कि कंटिन्यू एक इंटरवल ऑफ टाइम में ये चेक करता रहता है अटेंशन के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है प्रोसेस के दौरान, सर्विस के दौरान, उसे हम कह देते हैं पोलिंग। अभी हम इसको डिफरेंस से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों ही इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट क्या है, देखिए, एन इंटरप्ट इज अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच द सीपीयू इज नोटिफाइड ऑफ रिक्वायरिंग अटेंशन। इंटरप्ट क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से सीपीयू एक नोटिफाई करता है अटेंशन को। ठीक है, पोलिंग इज द प्रोसेस, पोलिंग भी एक प्रोसेस है इन विच द सीपीयू constantly checks the status of device to see if it needs the CPU attention, अगर नीड होती है तो वो बताएगा। It is considered as a hardware mechanism, इंटरप्ट को क्या चाहिए, हार्डवेयर मैकेनिज्म, जबकि पोलिंग को ओनली प्रोटोकॉल। एंड इंटरप्ट हैंडलर सर्विसेज या वर्क्स विद द डिवाइस, इंटरप्ट हैंडलर या सर्विस किसके थ्रू काम करता है, डिवाइस के साथ काम करता है, जबकि इन दिस प्रोटोकॉल द सीपीयू सर्विसेज द डिवाइस, मतलब इसमें प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या बता रहे हैं,
सीपीयू सर्विसेज द डिवाइस, यानी कि डिवाइस को सीपीयू सर्विसेज मिलती हैं। इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इंडिकेट दैट द डिवाइस नीड टू बी सर्विस्ड, यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन क्या इंडिकेट करता है, दैट द डिवाइस नीड टू बी सर्विस्ड, यानी उस डिवाइस की सर्विस की जाए। एंड द कमांड रेडी बिट इंडिकेट, यहां पर कमांड रेडी बिट होता है, वहां पर इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होती है, ठीक है, दैट द डिवाइस नीड टू बी सर्विस्ड। सीपीयू इज यूज्ड ओनली व्हेन द डिवाइस रिक्वायर सर्विसिंग, सीपीयू यहां पर यूज किया जाएगा जब डिवाइस को रिक्वायर हो सर्विसिंग। यहां पर द सीपीयू नीड्स टू वेट एंड चेक, यहां पर क्या होगा, सीपीयू नीड्स, सीपीयू को क्या जरूरत है, वेट करेगा एंड चेक करेगा इफ अ डिवाइस नीड टू बी सर्विस्ड, अगर डिवाइस को सर्विसेज की नीड है तो वो वेट करेगा एंड चेक करेगा, ठीक है, तभी उसको पता लगेगा। इंटरप्ट सेव द सीपीयू साइकिल्स, इंटरप्ट क्या सेव करेगा, सीपीयू साइकिल्स को करेगा सेव। और पोलिंग क्या करेगा, वेस्ट many of the CPU cycle, polling wasted many of the CPU cycle। interrupts can occur at any point in time, interrupt कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है, जबकि पोलिंग जो है डिवाइसेस में एक रेगुलर इंटरवल के पर ही आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए अब इसको आप एक बार रीड आउट करेंगे तो समझ में आ जाएगा बेसिकली है क्या। चलिए अब बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन से आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ one or more devices use a common set of wires, if one or more devices use a common set of wires to communicate with the computer system, the connection is called, the connection is called, बस के थ्रू सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं, ठीक है। इफ वन और मोर डिवाइसेस यूज अ कॉमन सेट ऑफ वायर, कॉमन सेट ऑफ वायर्स मतलब बस, ठीक है ना, तो ये होगा सीपीयू ना वायरफुल ना मॉनिटर, कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम, द कनेक्शन इज कॉल्ड बस। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसको नोट कर लें आप। क्वेश्चन आप नोट करते जाएं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप आंसर दे सकते हैं। वायरफुल का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़िएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन है। आप बस, ठीक है, सेट ऑफ वायर्स एंड अ rigidly defined protocol that specifies a set of messages that can be sent on the wires। ठीक है, ना तो इसमें पोर्ट होगा ना नोड होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नोट कर लिया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लें और इसका आंसर दें। क्वेश्चन क्या है? द प्रेजेंट अ यूनिफॉर्म डिवाइस access interface to the IO subsystem much as system calls provide a standard interface between the application and the operating system, that is device drivers. The device driver present a uniform device access interface to the IO subsystem much as system calls provide a standard interface between the application and the operating system like device drivers। ठीक है, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? is collection of electronics that can operate a port, bus or a device? No. A controller is a collection of electronics. A controller is collection of electronics that can operate a port or a bus or a device। ठीक है, ड्राइवर नहीं होगा इसमें, होस्ट नहीं होगा, बस नहीं होगा। ओनली ऑप्शन ए, अ कंट्रोलर। कंट्रोलर ही है जो सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है, पोर्ट्स को, बसेस को, जितने भी सारी चीजें, सबसे कलेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An IO port typically consists of 4 registers: status, control and registers। क्या आंसर होना चाहिए? An IO port typically consists of 4 registers: status, control
आईओ पोर्ट क्या कंसिस्ट करता है टिपिकली? 4 रजिस्टर्स लाइक स्टेटस रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर और 2 रजिस्टर कौन से? डेटा इन एंड डेटा आउट रजिस्टर्स, ऑप्शन बी। दो इनपुट आउटपुट नहीं, डेटा इन एंड डेटा आउट रजिस्टर्स। क्लियर? आईओ पोर्ट 4 तरह के रजिस्टर्स को कंसिस्ट करता है लाइक स्टेटस रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर्स, डेटा इन रजिस्टर्स एंड डेटा आउट रजिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है। द रजिस्टर इज रीड बाय द होस्ट टू गेट इनपुट लाइक द डेटा इन रजिस्टर इज रीड टू बाय द होस्ट टू गेट इनपुट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द डेटा इन रजिस्टर इज रीड बाय द होस्ट टू गेट इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The register is written by the host to send output, so the data out register is written by the host to send output. रीड मतलब डेटा इन, राइट मतलब डाटा आउट। ठीक है, डेटा आउट। चलिए नेक्स्ट। फॉर लार्ज डेटा ट्रांसफर्स, फॉर द लार्ज ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर, जब बहुत बड़ा डेटा ट्रांसफर करना होता है तो हम डीएमए के थ्रू करते हैं, तो डीएमए इज यूज्ड। द लार्ज डेटा ट्रांसफर डीएमए इज यूज्ड। कंट्रोलर रजिस्टर से नहीं होगा, प्रोग्राम डायो से नहीं होगा, किससे होगा? डीएमए के थ्रू हम बहुत बड़े डेटा ट्रांसफर को कर सकते हैं। डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, एक्सचेंज करता है डेटा को सीपीयू और आईओ के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट। कैरेक्टर स्ट्रीम डिवाइस ट्रांसफर, अभी हमने बताया था कैरेक्टर दो तरीके से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने आईओ डिवाइसेस को, एक कैरेक्टर स्ट्रीम और दूसरा ब्लॉक्स डिवाइसेस। तो अ कैरेक्टर स्ट्रीम डिवाइस ट्रांसफर बाइट्स 1 by 1, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए अभी जो डेफिनेशन पड़ी थी उसी के हिसाब से। ठीक है, बाइट्स 1 by 1। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A block device transfer. A block device transfer. क्या होगा आंसर, बताएं इसका, पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही. यस, ब्लॉक ऑफ वाइट एज अ यूनिट. ब्लॉक ऑफ वाइट एज अ यूनिट. Next question. A keyboard is an example of a device that is accessed through a block stream, set of blocks, character stream या none of the mentioned. आंसर बताएं. Keyboard is an example of device that is accessed through a character stream. और character stream मतलब byte 1/1. ठीक है, समझ में आ रही बात. बाइट्स 1/1 ट्रांसफर करता है कैरेक्टर स्ट्रीम. तो कीबोर्ड कैसा एग्जाम्पल हो गया, कैरेक्टर स्ट्रीम का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, बताया था जब शुरुआत में पढ़ाया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पोलिंग, पोलिंग क्या होती है. देखिए इंटरप्ट हैंडलर रिसीव इंटरप्ट नहीं होगा. इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन ये इंटरप्ट होता है. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. बिजी वेट साइकिल होती है, वेट फॉर द आईओ फ्रॉम डिवाइस. ठीक है, जब सीपीयू को अटेंशन रिक्वायर्ड होता है तो बिजी वेट साइकिल, वेट यानी बिजी वेट साइकिल यूज करते हैं हम पोलिंग में, जो कि क्या बताता है, वेट फॉर आईओ फ्रॉम डिवाइस. ठीक है, वेट करता है आईओ डिवाइसेस का फ्रॉम डिवाइस. क्लियर. ऑप्शन ए. इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होती है बेटा इंटरप्ट में. अगर पूछ लिया जाए कि इन इंटरप्टिंग, सो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज ट्रिगर्ड बाय आईओ डिवाइसेस. ठीक, पोलिंग में बिजी वेट साइकिल वेट फॉर आईओ फ्रॉम डिवाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कैशिंग मतलब क्या होता है. आपने नाम सुना होगा कैशिंग. ठीक है, कैशिंग का मतलब क्या होता है, होल्ड्स अ कॉपी ऑफ द डेटा. ये फास्टेस्ट मेमोरी नहीं बोलेंगे, होल्ड्स द ओनली कॉपी ऑफ द डेटा नहीं बोलेंगे, होल्ड्स आउटपुट ऑफ फॉर अ डिवाइसेस, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं बोलेंगे. होल्ड्स अ कॉपी ऑफ डेटा. अगर आपको याद हो कि आपकी कोई डिवाइस हार्ड डिस्क जो है, जब आप एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो कैशिंग डिवाइस के थ्रू जोड़ते हैं, तो कैशिंग का मतलब यही होता है. कैशिंग क्या करता है, होल्ड्स अ कॉपी ऑफ डेटा. ठीक, क्लियर. नहीं, होल्ड्स अ कॉपी ऑफ द डेटा को हम बोलते हैं कैशिंग. और अगर स्पूलिंग की बात की जाए, स्पूलिंग जो कि प्रिंटर के कंसेप्ट में बात करते हैं, होल्ड्स द ओनली कॉपी ऑफ द डेटा. स्पूलिंग बोलते हैं होल्ड्स द ओनली कॉपी ऑफ डेटा, एंड कैशिंग कॉपी ऑफ द डेटा. होल्ड्स
अ कॉपी ऑफ द डेटा। यानी इस बात को हम क्या बोलते हैं, कैशिंग बोलते हैं, और इस बात को हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। तो याद रखना है, ये थोड़ी सी दोनों टर्मिनोलॉजी जो है कंफ्यूजिंग है। ओनली इज द डिफरेंस बिटवीन कैशिंग एंड स्पूलिंग। कैश अलग चीज हो गई, कैशिंग अलग चीज हो गई। ठीक है, कैशे एक बफर मेमोरी का काम करती है, कैशे फास्ट मेमोरी होता है। स्पूलिंग और कैशिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों ही डेटा यानी कि कॉपी ऑफ द डेटा होल्ड करते हैं, लेकिन एक में ओनली कॉपी ऑफ द डेटा होगा और एक में कॉपी ऑफ द डेटा होगा। मतलब उस वाले में डेटा की केवल और केवल कॉपी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं स्पूलिंग। अगर आप देखो प्रिंटर में स्पूलिंग डिवाइस होती है, प्रिंटर में स्पूलिंग होता है ना, अगर आप देखो उसमें क्या होता है, जो भी डेटा लिखा है उसका केवल और केवल कॉपी आपका प्रिंट होके आता है। समझ में आ रही बात, केवल और केवल उसी चीज का प्रिंट होके आएगा, आप कुछ और कॉपी करके देंगे तो नहीं आएगा। और कॉपी का मतलब कि कोई भी कॉपी चीज, ठीक है, जो आप कनेक्ट कर रहे हो डेटा के साथ, यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, आईओ is a major factor. IO is a major factor in system performance. IO devices is a major factor in a system performance. अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो IO डिवाइसेस का मेजर फैक्टर है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हमने फिनिश भी कर दिए, टॉपिक भी आपका फिनिश हो गया। तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड्स करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने आईओ सिस्टम पढ़ लिया है। अब आपके दो टॉपिक बच रहे हैं। एक तो आपका बच रहा है डिस्क शेड्यूलिंग, जो मैं पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट, ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट। ये आपके दो टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, जो डिस्क शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट लगभग 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, डीएस एंड डिजिटल ऑलरेडी हमने कंप्लीटेड कर दिए हैं। तो जो हमने आपको बोला था तय डेडलाइन, उस समय पे ही हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। तो अब आपका बच रहा है 2 टॉपिक, बाकी अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा। देखिए दूसरी चीज, जो एडमिट कार्ड हैं आपके एग्जाम के 4 दिन पहले ही आएंगे, 3 या 4 दिन पहले ही आते हैं। अभी आपको सिटी इंटीमेशन मिल चुका है कि किस सिटी में आपका एग्जाम है। आपने जो भी सिटी पहले भरी होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उनको वही सिटी मिली है, पर एक सिवा कोई दूसरा सेंटर आया है सिटी का, तो आप अब देखिए अपने जाने का पेपर देने के लिए रिजर्वेशन वगैरह करवा के रख लें, या जिस भी कन्वीनियंस से आप जा रहे हैं उस कन्वीनियंस की आप अपनी व्यवस्था कर लें। ठीक है, 4 दिन पहले ही आपको सेंटर दिखेगा कि किस सिटी में आपका कौन सा सेंटर रखा गया है, तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, तो आप एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बिल्कुल चिंता ना करें। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं उस सबका आप अपने तरफ से तो रिवीजन करना शुरू कर दें, रिवीजन करना शुरू कर दें, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएं तो आपको दिक्कत ना आए। मैंने जितना भी आपको लगभग पढ़ाया है, सारे नोट्स को एक बार आप रिवाइज कर डालें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आएगा। मैंने आपको काफी लेवल तक पढ़ा दिया है, तो मुझे लगता है कि जब पेपर आपको आएगा, मिलेगा, आपसे लगभग लगभग 70 to 80% पेपर आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप, हाँ, डेडलॉक के क्वेश्चन भी हम आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक डेडलॉक के, देखिए डेडलॉक डिस्कस कर चुके हैं एज अ टॉपिक, मैंने अभी आपसे बात की है। डेड ओएस के ये टॉपिक्स की बात कर रहा था मैं। एक क्लास हमारी होगी डेडलॉक्स क्वेश्चन, डेडलॉक की प्रैक्टिस क्लास हम लेंगे। ठीक है,
तो उसमें जो क्वेश्चंस हमारे डिस्कस नहीं हो पाए थे वो हम डिस्कस कर लेंगे, तो वो एक क्लास में हम कर लेंगे, ठीक। बाकी सिलेबस आपका कंप्लीट, आप रिवाइज कर लें, आपसे क्वेश्चंस लगभग सब बनने लग जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा रखते हैं, पर आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं, और अगर टिपिकल हैं तो वो आपके अकेले के लिए नहीं है, सभी के लिए है। पहली बार पेपर मिलेगा, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो वो आपको नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, आप अकेले को नहीं मिलेगा। तो आप चिंता ना करें इस बात की कि किस तरह से आपको करना है। कुछ प्लान करके मत जाइएगा कि 30 सवाल आएंगे तो मैं 30 में से पूरे 30 करूंगा। इट डिपेंड्स ऑन पेपर एंड सिचुएशन कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे आप उस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पहले देखें क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस को पहले 1-2 मिनट 10-20 सेकंड आप उसको पढ़िए, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। तो मुझे लगता है आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्वेश्चन से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। क्वेश्चन बड़ा है छोटा है इस बात की चिंता मत करिए, एक बार क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, नजर से देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, एक पेपर और देखेंगे हम जिसका एनालिसिस हम देखते हैं, ठीक है। किसी एक पेपर का एनालिसिस और दे देंगे हम, आप टेंशन ना लें। हम देख लेंगे कि वो कौन सा पेपर हम लेना चाह रहे हैं एनालिसिस के तौर पर, तो आपकी एक ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। एक बार हम और एनालिसिस दे देंगे आपको, ये टॉपिक कवर होने के बाद में आपको एक एनालिसिस क्लास भी हम दे देंगे, ठीक है। क्लियर? ओके, और किसी का कोई डाउट नहीं? तो हम फिर क्लास को एंड करते हैं। सीवीटी मोड में पहला एग्जाम है, कोई सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने सबने कंप्यूटर चलाया है अभी तक, आप मॉक टेस्ट जैसे दे रहे हो वैसे ही आपको सीवीटी का एग्जाम पेपर आपको देना है। जब आप टेस्ट देते हैं तो 160 मार्क्स आते हैं, और एनालिसिस के बाद में 200 प्लस हो जाते हैं। तो बेटा एनालिसिस के बाद आपको ये चीज समझनी है कि हम कहाँ लैग कर रहे थे जब हमने पेपर दिया था। पेपर देते वक्त आपने क्या गलतियां की थी ये एनालिसिस से पता चल जाती हैं। तो जब अगली बार आप पेपर अटेम्प्ट करें तो उस पुराने एनालिसिस को एक बार जरूर रिवाइज करें कि हमने क्या गलतियां की थी जो अब नहीं करनी है। आपसे हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। क्लियर? और कोई दिक्कत? बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू का कैसे एनालिसिस देंगे बेटा? पीवाईक्यू तो अब बहुत सारे 2022-23 वाला जो कह रहे होगे आप पीवाईक्यू, चलिए देखेंगे, अगर टाइम होगा तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। बिकॉज पीवाईक्यू में अभी तो बहुत सारा चेंज हो गया है ना, अब तो केवल डिजिटल फंडामेंटल है उसमें, या है ना, नए सब्जेक्ट तो नहीं है। अगर टाइम मिला तो वो भी देखेंगे, पर टाइम की बात है। आपको एक पेपर का हम लाइव एनालिसिस और दे देंगे, ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।